नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। तो आज हम लोग एक बहुत ही मज़ेदार स्टोरी पढ़ने वाले हैं। क्लास 12th का ये पहला स्टोरी है आप लोगों का, ठीक है। आपका जो बुक है दिगंत, ठीक है, वो भाग 2 है। भाग 1 आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा, भाग 2 आप लोगों को 12th में पढ़ना है। तो जाहिर है कि ये गद्यखंड हम आपको बता रहे हैं, उसके बाद फिर आप लोगों को पद्यखंड बताएंगे, ठीक है। उसे लेके अंत तक पढ़िएगा। किसी भी स्टोरी को आप इस कदर पढ़िए कि आप अपने रियल लाइफ में उसे रियलाइज़ कीजिए, ठीक है। उसे रियल लाइफ में अगर आप देखोगे तो आपको वो स्टोरी जो है वो ज़्यादा याद रहेगा, अंत तक याद रहेगा। थोड़े बहुत पार्ट भूलोगे, उसे रिवाइज़ करोगे, याद हो जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हम आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे ये स्टोरी को, या फिर आने वाली जितने भी स्टोरी हैं इन सबको इतने अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे कि आपके दिमाग और दिल दोनों पर ही ये चीज़ें बैठ जाए, ठीक है। और बस कुछ नहीं करना है, उसको रिवाइज़ करना है। और जैसे जैसे जिस पर जितना बता रहे हैं उस चीज़ों पर अगर आप लोग यकीन कर लेते हो तो यकीन मानो आप लोग कि हिंदी में आपको 90 मार्क्स से कम नहीं आएगा। अगर अभी से ही स्ट्रैटेजी लेके चलोगे कि 100 में 100 स्कोर करना है हिंदी में, तो अभी से ही आप लोगों का 100 में 100 आ सकता है। तो स्टार्टिंग से ही अगर 200 मार्क्स अगर आप लोग फिक्स करके चलते हो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में 500 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 200 मार्क्स को पहले से ही कवर करके चलते हो तो आप लोगों को आसानी होगा आगे में, ठीक है। हिंदी इंग्लिश को कोई भी नहीं पढ़ता है स्टार्टिंग में ही, लास्ट में पढ़ता है, इसीलिए उसे मार्क्स में जो होता है वो फाइनल जो मार्क्स आता है उसमें थोड़ी बहुत कमी आ जाती है। तो स्टार्टिंग से ही कवर कर लो इंग्लिश को, बस कुछ नहीं करिए, स्टोरी को एक बार पढ़ लीजिए, चीज़ों को समझ लीजिए, दैट्स इट। इंग्लिश को रटना थोड़ी ना है, ये तो बस ऐसे ही पढ़ना है आप लोगों को। अब जाहिर है कि आप सब स्टूडेंट इतने मोटे मोटे किताब तो पढ़ोगे नहीं, आप लोग जो है वो सारांश को ही देखोगे। टाइम मिलेगा तो आप अपनी किताबों को खोलोगे और पढ़ोगे। तो हम बस इतना कहना चाहते हैं कि मेरे साथ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिए। इतनी मोटी किताबें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग बस मेरे कहे अनुसार पढ़ लीजिए, बस कुछ नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि लेखक जो है इस पाठ के मतलब बातचीत जो पाठ है, पहला पाठ आप लोगों का है, उसके लेखक कौन है? उसके लेखक बालकृष्ण भट्ट है, ठीक है। कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस वीडियो को देखने के बाद आपका ऑब्जेक्टिव तो 100% क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ आप लोगों को टोटल याद रखना है, ठीक है। अभी से ही कॉपी निकालिए, एक रफ नहीं नोट्स कॉपी की तरह बना लीजिए, उन चीज़ों को लिख लीजिए, ठीक है। ये इस चीज़ों को याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, लेखक हमारे बालकृष्ण भट्ट हैं। इनका जन्म 23 जून 1844 को हुआ था, ठीक है। इनका निधन जो है वो 20 जुलाई 1914 को हुआ था। बालकृष्ण भट्ट कहाँ के निवासी थे? इलाहाबाद, प्रयागराज या फिर सीधे उत्तर प्रदेश भी याद रख सकते हो आप, ठीक है। इनकी माता का नाम पार्वती देवी थी, ठीक है। और बेनी प्रसाद भट्ट इनके पिता का नाम था, जो कि क्या थे पेशे से। आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि बेनी प्रसाद जो थे वो बालकृष्ण भट्ट के पिताजी थे, वो पेशे से क्या थे? तो वो पेशे से जो एक थे व्यापारी थे, ठीक है। और बालकृष्ण भट्ट जो है वो आधुनिक काल के भारतेंदु युग, मतलब कि आपसे पूछा जाएगा, इससे देखिए इससे 2 सवाल बनेगा। कैसे? बालकृष्ण भट्ट जो है वो किस युग के हैं और किस काल के हैं, ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो आपको बताना है आधुनिक काल के थे और भारतेंदु युग के थे, और वो प्रमुख साहित्यकार थे। समझ आ गया? फिर से रिपीट करें, बालकृष्ण भट्ट इस पाठ के लेखक है। कौन से पाठ के? बातचीत पाठ के। बातचीत क्या है, इतनी आसानी से आपको समझ आ जाएगा, बस पढ़िए शुरू से लेकर अंत तक। भट्ट जो थे वो उनका जन्म 1844 को हुआ था, निधन 1914 को हुआ था। उत्तर प्रदेश के थे। पार्वती देवी उनकी माता का नाम था, बेनी प्रसाद उनके पिता का नाम था, जो कि पेशे से व्यापारी थे, और वो आधुनिक काल और भारतेंदु युग के साहित्यकार थे, ठीक है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत ही आसानी तरीके से हम पढ़ते हैं अब सारांश की ओर। सारांश होता क्या है? सारांश एक संक्षेपण होता है, आप कह सकते हो। संक्षेपण नहीं जानते हो? देखो, जैसे आप लोगों को दिया हुआ रहता है किताब, ठीक है। किताब में आप लोगों को बहुत सारे लाइन्स लिखे हुए रहते हैं।
मिनिमम इस चैप्टर के 4 पेज तो होंगे ही, 4-5 पेज से ऊपर ही होगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, उसी चीज़ को सारांश में कहा जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 पेज में बता दो, यानी कि 1/3 में करके आप उस चीज़ को हमारे पास दे दो। हम उसी से समझ लेंगे कि इस पाठ में मुख्य बातें क्या कही गई है, किस चीज़ के बारे में कही गई है, समझ गए। मतलब कि सारांश होता है कि मेन पॉइंट, मेन थीम क्या है इस चैप्टर का, ठीक है, समझ गए। तो सारांश वही होता है। आप लोगों को समझ आ गया सारांश क्या होता है। अब देखिए, बहुत ही आसानी तरीके से ये चैप्टर भी समझ आ जाएगा। बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध ये निबंधकार थे, ठीक है, जो कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है, ठीक है, जिसमें वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। बालकृष्ण जी कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में ना होती तो ना जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। वे कहते हैं कि बातचीत में वक्ता जो होता है वो स्पीच की तरह नाच खराज जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। देखिए, जैसे कि होता है, बालकृष्ण भट्ट जो थे वो निबंधकार थे, ठीक है, और ये जो कहानी है ये भी एक निबंध है, ललित निबंध, ठीक है। बातचीत क्या है, ललित निबंध है, ये भी सवाल आता है, तो कॉपी निकाल के रखे हो आप लोग, नोट कर लो। बातचीत जो है वो ललित निबंध है। एक जगह इकट्ठे में भी हम आप लोगों को सब कुछ बताएंगे, ठीक है। इस पाठ में जो है वो बेसिकली बातचीत करने की जो शैली है उस चीज़ के बारे में बताई गई है। जैसे हम अभी आपसे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, यानी कि आपसे बात कर पा रहे हैं, हम आपको अपने घर पे ही बैठ के आपको सब कुछ समझा रहे हैं और आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये जो बोलने का तरीका है, हम किस लैंग्वेज में आपसे बोलेंगे, किस भाषा में आपसे बोलेंगे, अच्छी भाषा में भी बोल सकते हैं या फिर गुस्से टाइप में भी बोल सकते हैं, तो आपको किस तरीके से समझना है। आप अगर हम अच्छे तरीके से नहीं बोलेंगे आपसे तो आप लोग क्या कहोगे कि ये अच्छी मैम नहीं है, अच्छी टीचर नहीं है, ये कहोगे ना। मैं तो ऐसे भी टीचर नहीं हूँ, आप लोगों की दोस्त हूँ, साथी हूँ, दीदी हूँ, ठीक है। देखिए, तो बेसिकली बात ये है कि जो बात करने का तरीका क्या होता है, बातचीत की शैली क्या होती है, वक्ता को किस तरह से बोलना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है इस पाठ में। जैसे कि बालकृष्ण भट्ट ने कहा है कि जो स्पीच होती है, ठीक है, स्पीच जो होती है, जब कोई स्पीच देता है स्टेज पे, तो वो नाचता खंगारता यानी कि जो भी कहो आप लोग, पहले बोलता है ना, दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके हमारे इस चैनल पे, ऐसे भी बोलते हैं हम लोग, प्रेजेंट करते हैं आप लोगों के सामने। तो जैसे हम यहाँ पे आपको अगर फिगर दिखाएं, आप लोगों का जो इंग्लिश का पार्ट है एक, ये कौन है, ये है ये है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इन्होंने स्पीच दी थी, ठीक है, इन्होंने स्पीच दी थी। तो इसी मतलब इस बात पे नहीं कहा था उन्होंने, हम आपको बेसिकली इस बात से ये बताना चाहते हैं कि जब कोई इंसान स्पीच देता है तो खुद को पहले लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करता है ना, इंट्रोड्यूस करता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ का हूँ, और मैं आपको किस लिए आज स्पीच देने के लिए आया हूँ। या फिर कहते हैं ना कि तालियां बजाओ, ये सब कुछ होता है, नाचता खंगारता सब कुछ होता है। तो ये सब कुछ जो है वो स्पीच में होता है। लेकिन जब कोई दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो ये नाचना खराजना ऐसे ऐसे करने का जो टाइम है वो नहीं दिया जाता है। हम जब आपस में दो लोगों से बात करते हैं तो ये नहीं होता कि हम पहले उनको इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे आप अपने दोस्तों से ही बात करते हो तो ऐसा नहीं होता है ना कि पहले आप दोस्त को डेली मतलब कि जिस वक्त भी मिलते हो पहले उसे बताते हो कि मेरा नाम भाई नीरज है, आप तुम्हारा नाम जो है वो कोमल है, जो भी है। तो ऐसा नहीं होता ना। तो बातचीत में ये जो दो लोग बात करते हैं या तीन लोग बात करते हैं, दोस्त बात करते हैं, तो उन्हें ये मौका ही नहीं मिलता है नाचने खराजने का, ठीक है, समझ गए। तो बेसिकली यही बोल रहे हैं यहाँ पर कि स्पीच में ऐसा नहीं होता है, और स्पीच में ऐसा होता है नाचना खराजना। लेकिन जो दो लोगों में बात करते हैं कि जो भी वक्ता होता है, जैसे आप दो दोस्त हो तो उनमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वह कहते हैं जैसे आदमी को ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने इत्यादि की ज़रूरत होती है, वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक है। इससे चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है और
मवाद जो हृदय में जमा रहता है वह भाव बनकर उड़ जाता है। जो भी हमारे अंदर गुस्सा होता है, जो भी हमारे अंदर गुस्सा होता है, जैसे आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, देखो, जो भी हम लोगों के अंदर गुस्सा होता है, वो गुस्सा जो है वो बातचीत करने के बाद ख़त्म हो जाता है। एक होती है ना कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेट करके बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाना, यानी कि जो भी हम लोगों के अंदर गुस्सा है वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है जब हम लोग आपस में बातें करते हैं। ऐसे दो लोगों के आपस में, जैसे मान लो कोई दोस्त ही हैं, तो वो दोनों दोस्त के बीच में अगर झगड़ा हो गया, तो वो बात करने के बाद जो भी आपके अंदर, आपके दोस्त के अंदर जो भी गुस्सा है, बातचीत है, वो बातचीत करने के बाद ज़ाहिर होता है। बेसिकली वो चीज़ें जो है वो सॉल्व हो जाती है बात करने के बाद। तो यहाँ पे हम आपको यही कहना चाहते हैं कि जब आपस में बात करते हैं लोग, तो उनमें ये सब कुछ नहीं रहता है। लड़ाई झगड़ा जो है वो ख़त्म हो जाता है, भाव बनकर उड़ जाता है। हम लड़ाई करते हैं, गुस्सा करते हैं, झगड़ते हैं, सब ख़त्म हो जाता है। ठीक है, समझ गए? आगे देखिए क्या कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकता है। क्या है? बेन जॉन्स कहते हैं बोलने से ही मनुष्य के रूपों का साक्षात्कार होता है। ठीक है, बोलने से ही हमें पता चलता है कि मनुष्य कैसा है। ठीक है, बेसिकली सब लोग जो है वो जब आपस में बात करते हैं तो पता चलता है कि वो इंसान अच्छा है, बुरा है, कैसा है। ठीक है, हमारे साथ गलत कर सकता है, नहीं कर सकता है, हमारे साथ लॉयल है, नहीं है, मतलब A to Z जो है वो हमें पता चलता है। जैसे देखिए, मानिए आपके पास 10 टीचर हैं, आप 10 टीचर से अपने स्कूल में पढ़े हो, तो ऐसा तो नहीं है सारे टीचर्स आपको मानते हैं। तो जो टीचर आपको नहीं मानते, आप भी उन्हें नहीं मानते हो, ये बात तो कन्फर्म है। आप लोग स्कूल में लड़ाई झगड़ा करते थे या फिर आपस में बात करते थे, तो टीचर आके टोकती थी, बोलती थी कि क्यों बात कर रहे हो क्लास के बीच में। लेकिन फिर भी वो टाइम था ऐसा कि हम लोग बात करते थे। हमें लगता था कि 6 घंटा का ही क्लास है, तो इतने टाइम ही ना बात करेंगे, फिर तो घर ही चले जाना है। तो इसी टाइम पर हम लोग छुप छुप कर टीचर से बात करे करते थे, है ना। तो वो दिन में क्या दिन था। लेकिन छोड़िए वो सब बात, हम बस ये बताना चाहते हैं कि हम जब आपस में बात करते हैं तो हमें उसके गुण का, भाव का पता चलता है। ठीक है, तो बेन जॉन्स ऐसा कहते हैं कि मनुष्य के रूप का साक्षात्कार बोलने से ही होता है। ठीक है, ये पहला था। दूसरा क्या है, लेखक ने बातचीत के प्रकार भी बताए, मतलब कि लेखक जो है वो बातचीत का कितना प्रकार होता है ये भी बताया। एडिशन मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, अर्थात जब दो लोग होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोल कर बातें करते हैं। ये बात याद रखिएगा, एडिशन क्या कहते हैं और बेन जॉन्स क्या कहते हैं। ठीक है, एडिशन का कहना है कि असल बातचीत जो है वो सिर्फ दो लोगों में ही हो सकती है। जैसे ये एक स्टूडेंट है और ये एक स्टूडेंट है, ठीक है, तो असल बातचीत जो है वो सिर्फ दो बच्चों में ही हो सकती है, दो दोस्तों में ही हो सकती है, जो भी दो लोग होते हैं उन्हीं में ही हो सकती है। क्योंकि जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो किसी तीसरे के बारे में भी आसानी से बोल सकते हैं। जैसे मान लो आप ही दो दोस्त बात कर रहे हो आपस में, तो आप तीसरे दोस्त के बारे में बोल सकते हो कि वो कैसा है, वो बुरा है, मतलब उसकी बुराई कर सकते हो, उसने अच्छे मार्क्स नहीं लाए, लेकिन हाँ चिंटू ने बहुत अच्छे मार्क्स लाए, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, तो मतलब कि जब आप तीसरे के बारे में बात करते हो, बेफिक्र होकर बात करते हो, आप दोस्त आपस में अच्छे से बात करते हो, और तो कोई मवाद नहीं होता है, कोई गुस्सा नहीं होता है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, आपस में खुल के बात करते हो। बेसिकली यही बात है यहाँ पे। ठीक है, तो एडिशन का यही मानना है कि दो लोगों में ही असल बातचीत होती है, कोई तीसरा आ जाता है तो वो एक ग्रुपिंग बन जाता है, वो असल बातचीत नहीं होती है। हम तीन लोग में असल बातचीत नहीं कर सकते। अगला क्या है कि लेखक के अनुसार तीन लोगों के बीच में जो बातचीत होती है वो एक फॉर्मेलिटी रह जाती है। सही बात है, एक सिर्फ फॉर्मेलिटी रह जाती है। हाँ भाई हो गया, हाँ हाँ दोस्त तू कैसा है, तू कैसा है, हो गया, ये एक फॉर्मेलिटी है। ठीक है, जब तीन लोग बात करते हैं आपस में तो वो एक फॉर्मेलिटी टाइप का रह जाता है, तीन लोग में हम खुल के बात नहीं कर पाते। ठीक है, लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत जो होती है वो बहुत ही तगड़ा हुनर होता है उनके पास। मतलब कि जो यूरोप के लोग होते हैं, बेसिकली जब यूरोप की सीरीज़ वगैरह देखोगे ना आप, तो एक्चुअल में यूरोप के लोगों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग्स होती है, बात करने का जो तरीका होता है
जो लहज़ा होता है बात करने का वो बहुत ही बेहतरीन होता है। वैसा बेहतरीन जो है लहज़ा इंडियंस के लोगों में नहीं है बातचीत करने का, ठीक है। वहाँ के लोग जो होते हैं वो बातचीत करने से, बोलने से पहले सोचते हैं और इतने बेहतर तरीके से स्मूथ वे में और शांति से बोलते हैं कि उनका जो यूरोप के लोगों में बातचीत करने की जो कला है वो बहुत ही बेहतरीन माना गया है, इसलिए उनका यहाँ पे नाम आया है, ठीक है। जिसे आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन कहते हैं, ठीक है। मतलब कि जो बातचीत करने की जो हुनर होती है उसे हम लोग आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन कहते हैं, ठीक है। समझ गए। आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन क्या होता है? आर्ट मतलब कला और कॉन्वर्सेशन मतलब बात करने का, मतलब कि बात करने की जो कला होती है उसे ही आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन कहते हैं, ठीक है। के प्रसंग को सुन के कान में अत्यंत सुख मिलता है, सही बात है। इनकी जो बात होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, उनकी बातों को सुन के बहुत ही कानों को एकदम अत्यंत सुख मिलता है। लगता है कि कितने अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं। इसे सहृदय गोष्ठी भी कहते हैं। अंततः बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम अपने आप बातचीत कर लें, और बातचीत का यही उत्तम तरीका है। देखिए, लास्ट में बालकृष्ण भट्ट जी है, उन्होंने कहा कि ये सब तो ठीक है, दो लोग में बातचीत होती है, बहुत अच्छे तरीके से होती है, लेकिन अगर हम अपने अंदर ही बात करने की हुनर को पैदा कर ले, मतलब कि खुद से ही बात करने की शैली जो है वो इम्प्रूव कर ले, खुद से ही बात करें, खुद से ही जवाब दे, हर चीज़ को बेहतरीन बना ले, तो ये इससे बड़ा उत्तम तरीका और कोई नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बातचीत करने का सही यानी कि सबसे उत्तम तरीका क्या है? खुद से बात करना। समझ गए? सारा डाउट क्लियर हो गया। इसी तरह से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा आपसे कि सबसे उत्तम तरीका बात करने का क्या है, तो खुद से बात करना ही सबसे बड़ा उत्तम तरीका है, ठीक है। बातचीत करने की शैली को क्या कहते हैं, या आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन किसको कहते हैं, ठीक है। एडिशन क्या कहते हैं, बेन जॉन्स क्या कहते हैं, तो ये सारे प्रश्न जो है वो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। समझ गए आप लोग? तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा ये स्टोरी और समझ आया या नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया, और इन सभी चीज़ों को आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, संभाल के रखिएगा, ठीक है।